तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का क्या डेफिनेशन होगा, तो देखो नाम से ही पता चल रहा है कि जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन हो, यूनिट यूनिट का मतलब वन, उसे बोलते हैं हम यूनिट वेक्टर। और वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल के ऊपर एरो लगा देते हैं। यूनिट वेक्टर हो तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर हम कैप लगाते हैं इस तरह से। तो कैप से दो बातें पता चलती है, पहला कि ये जो एक वेक्टर है, दूसरा कि इसका मैग्नीट्यूड वन है। ठीक है। अब देखो समझो जरा, सपोज एक वेक्टर है, ये वेक्टर एन वेक्टर, ये एन वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड वन, इसका मैग्नीट्यूड है 5, और इसे मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। यदि इस वेक्टर एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 6 और 6 से डिवाइड कर दूं तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। मतलब किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे तो उसका मैग्नीट्यूड वन हो जाता है और वो यूनिट वेक्टर बन जाएगा। तो जो एन वेक्टर है, उसी वेक्टर के डायरेक्शन में मुझे एक यूनिट वेक्टर लिखना हो, मतलब डायरेक्शन तो सेम लेकिन मैग्नीट्यूड वन, तो हम कैसे लिखेंगे, तो यूनिट वेक्टर हमारा बन जाएगा एन कैप इजकल टू हो जाएगा एन वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ऑफ, और इसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो हम इसको लिख सकते हैं एन वेक्टर इजकल टू उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। बोलो क्लियर। अब यहाँ पे कुछ यूनिट वेक्टर जो है स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर है, वो तुम्हें याद रखने हो। क्या स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर है, समझो। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस, और ये है जेड एक्सिस। यदि तुम्हारा आई कैप लिखा हुआ है, आई कैप, तो इसका मतलब ये यूनिट वेक्टर है जिसका डायरेक्शन है एक्स एक्सिस के। जे कैप है, ये यूनिट वेक्टर है वाई एक्सिस के डायरेक्शन। और के कैप हो तो इसका मतलब है यूनिट वेक्टर जेड एक्सिस के डायरेक्शन। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। बोलो क्लियर। कोऑर्डिनेट एक्सिस जानते हो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस होते हैं। तो आई कैप लिखा हो तो आई कैप का मतलब क्या है, वेक्टर है, मैग्नीट्यूड वन है, और यदि आई लिखा हो इसका मतलब डायरेक्शन है एक्स एक्सिस। जे लिखा हो इसका मतलब है डायरेक्शन है वाई एक्सिस, और के लिखा हो तो इसका मतलब है डायरेक्शन है जेड एक्सिस। ये आई जे के तीन स्टैंडर्ड है जो तुम्हें याद रखने हैं। आई कैप का मतलब यूनिट वेक्टर इन द एक्स एक्सिस डायरेक्शन, जे कैप का मतलब यूनिट वेक्टर इन द, गलत लिखा हो यहाँ पे ना, ये वाई एक्सिस के डायरेक्शन, और ये है तुम्हारा जेड एक्सिस। समझ में आ गया सभी को। अब देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करते हैं जरा। व्हाट इज मीनिंग ऑफ थ्री आई कैप, व्हाट इज मीनिंग ऑफ थ्री आई कैप। तो आई कैप का देखो क्या मीनिंग है, आई कैप का मतलब है एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन है,
और डायरेक्शन एक्स एक्सिस, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया 3 यूनिट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ए वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन of magnitude 3. Next question. What is meaning of minus 2j cap? इसका बताओ आंसर क्या है? What is meaning of minus 2j cap? यहाँ पे देखो j कैप हो तो इसका क्या मीनिंग है? डायरेक्शन y एक्सिस और मैग्नीट्यूड 1, नहीं मैग्नीट्यूड 1, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड 2 डायरेक्शन y एक्सिस, और माइनस से मल्टीप्लाई करने से डायरेक्शन अपोजिट होता है, तो मैग्नीट्यूड तो 2 ही रहेगा, डायरेक्शन y एक्सिस के अपोजिट हो जाएगा। तो पहले हमने देखा जे कैप का क्या मतलब है, तो जे कैप का मतलब डायरेक्शन y एक्सिस मैग्नीट्यूड 1, 2 से मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीट्यूड 2 हो गया डायरेक्शन y एक्सिस, और माइनस से मल्टीप्लाई करने पे मैग्नीट्यूड सेम रहता है मतलब 2 ही रहेगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है, तो डायरेक्शन y एक्सिस के अपोजिट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 2 यूनिट in direction opposite to y-axis। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है? वो एडिशन ऑफ वेक्टर का अपोजिट है। एडिशन ऑफ वेक्टर में क्या करते हैं? दो वेक्टर या तीन वेक्टर को ऐड करके एक वेक्टर बनाते हैं। यहाँ पे अपोजिट है, एक वेक्टर को हम स्प्लिट करेंगे, रिजॉल्व करेंगे दो या दो से अधिक वेक्टर में, और उसे जोड़ने पे वापस वही वेक्टर मिल जाए तो उसे कहेंगे, इस प्रोसेस को बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। एक वेक्टर को स्प्लिट करेंगे दो या दो से अधिक वेक्टर में। तो देखो कैसे, जैसे एक वेक्टर यहाँ पे हमारे पास पहले था वेक्टर आर, वेक्टर ए, वेक्टर सी, वेक्टर आर को हमने चार वेक्टर, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी में हमने स्प्लिट कर दिया, और ए बी सी डी को ऐड करोगे पॉलीगन लॉ से तो देखोगे वापस आर मिल जाएगा।
तो इस प्रोसेस को कहेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, और जो चार वेक्टर बने हमारे ए बी सी डी, ये कहेंगे वेक्टर आर का रिजॉल्व्ड पार्ट है। Here vector R is resolved into vector A, vector B, vector C and vector R इक्वल टू है तुम्हारा, ये एडिशन ऑफ वेक्टर का अपोजिट है। एडिशन ऑफ वेक्टर में a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू आर हुआ, उसमें दो से अधिक वेक्टर को ऐड करके एक वेक्टर बनाएंगे। इसमें एक वेक्टर को तोड़ेंगे, स्प्लिट करेंगे, प्लस बी प्लस सी प्लस डी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। ये स्पेशल केस है रिजोल्यूशन का, और तुम्हारे सिलेबस में यही है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, और आगे फिजिक्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का पहले मीनिंग क्या है, पहले समझ लो, इसका यूज कैसे करते हैं पहले वो जरा देखो। ये सपोज नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट। एक पर्सन जो है ओ से मूव किया, ओ से पी तक गया। कितना डिस्टेंस मूव किया उसने? 10 मीटर। और ये एंगल है 60 डिग्री। एक पर्सन है जो कि मूव किया फ्रॉम ओ टू पी, ओ से पी गया 10 मीटर। तो क्या तुम बता सकते हो कि ईस्ट के डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में उसका क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ? बता सकते हो? तो पर्सन ओ से पी डायरेक्शन में 10 मीटर मूव किया, तो ईस्ट डायरेक्शन में कितना मूव किया बता सकते हो? तो उसके लिए तुम क्या करोगे, पी से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो तुम क्या बोलोगे कि वो ईस्ट डायरेक्शन में ये डिस्टेंस मूव किया और नॉर्थ डायरेक्शन में ये डिस्टेंस मूव किया। हम बता सकते हैं, बोल सकते हैं ना ये। और ये कैसे वैल्यू निकालेंगे? तो बेस निकालना हो तो क्या करते हैं, कॉस यूज करते हैं। इसका नाम मैं एक्स कर लेता हूं, इसका वाई कर लेता हूं। तो कॉस 60 डिग्री इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज। कॉस 60 होता है हाफ, तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया 5 मीटर। और वाई निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड। साइन 60 होता है √3/2, तो y का वैल्यू क्या हो गया 5√। तो पर्सन जो है ओ से स्टार्ट किया, तो p के डायरेक्शन में 10 मीटर मूव किया, लेकिन ईस्ट डायरेक्शन में कितना मूव किया? तो 5 मीटर। नॉर्थ डायरेक्शन में कितना मूव किया? 5√3 मीटर। बोलो ये समझ में आया क्या बता रहा हूं? हाँ जी बताओ। बोलो सभी को समझ में आया ये? तो यहाँ पे कंपोनेंट का क्या मतलब हुआ कि देखो, पर्सन जो है ओ से पी डायरेक्शन में 10 मीटर मूव किया, तो ईस्ट डायरेक्शन में कितना मूव किया 5 मीटर। तो हम कहेंगे उसका ईस्ट डायरेक्शन में कंपोनेंट है 5 मीटर, और नॉर्थ डायरेक्शन में कंपोनेंट है 5√3 मीटर। तो वेक्टर में डायरेक्शन होता है, उसका अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यू होगा। तो पर्सन का कहेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो ओपी के डायरेक्शन में 10 मीटर है, ईस्ट के डायरेक्शन में कितना मूव किया 5 मीटर, तो हुआ ईस्ट डायरेक्शन में कंपोनेंट। वाई नॉर्थ डायरेक्शन में कितना मूव किया
5√3, तो वह नॉर्थ डायरेक्शन में कंपोनेंट। इसी का हम यहाँ पे देखो फॉर्मूला निकालेंगे। ये हो गया आर और ये हो गया थीटा, ये है ओ, ये है। तो हमें क्या करना है, पहले P से x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। P, अब हम इस ट्रायंगल में, तो देखो पहले r वेक्टर को समझो। यहाँ पे r वेक्टर हमारा क्या है, OP वेक्टर। क्या मैं OP वेक्टर को जरा ध्यान से देखो डायग्राम को, क्या OP वेक्टर को मैं ON वेक्टर प्लस NP वेक्टर लिख सकता हूं? ON वेक्टर प्लस NP वेक्टर लिख सकता हूं, बताओ। बोलो यस और नो, कोई बोलता नहीं है। ON वेक्टर प्लस ON प्लस NP करोगे तो OP बन जाएगा। और ON वेक्टर को क्या मैं ON I कैप और NP वेक्टर को NP J कैप लिख सकते हैं, क्योंकि ON x डायरेक्शन में है तो इसको ON मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन हो गया I कैप। NP y डायरेक्शन में है तो NP J कैप। तो अब जो ON है इसे हम बोलेंगे RX, और जो NP है इसे लिखेंगे हम RY। यहाँ पे RX को हम बोलेंगे x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर और RY को बोलते हैं y कंपोनेंट। इक्वल टू ON is called x component of vector R. Ry is equal to NP, ये है y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर R। फॉलो क्लियर? तो जो OP वेक्टर है उसे हम ट्रायंगल लॉ से ON प्लस NP लिख सकते हैं। ON वेक्टर को ON I कैप, NP वेक्टर को NP J कैप लिखा, और ON x एक्सिस की तरफ है तो उसके लिखे उसे बोलते हैं x कंपोनेंट और NP को बोलेंगे y कंपोनेंट। अब इसका देखो फॉर्मूला निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, अभी जो बताया था इधर बगल में उसी तरह से निकालेंगे। तो पहले हम इन ट्रायंगल PNO, यहाँ पे पहले लगा दो cos थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू बेस ON बाई हाइपोटेन्यूज। ON हो गया RX डिवाइड बाय R। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो RX का फॉर्मूला मिल गया R cos थीटा, और इसी ट्रायंगल में साइन थीटा यूज कर दो। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, ये हो गया R वाई डिवाइड बाय R। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, RY इज इक्वल टू हो जाएगा R साइन।
ये तुम्हारा फॉर्मूला हो गया एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट का। बोलो क्लियर है। तो एक वेक्टर जिसका कि मैग्नीट्यूड है आर, एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है थीटा, तो उसका एक्स कंपोनेंट का फॉर्मूला आर कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट का फॉर्मूला है आर साइन थीटा। आर क्या है? आर है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। थीटा क्या है इसी तरह समझना पड़ेगा। थीटा जो है तुम्हें याद रखना पड़ेगा, यहां पे थीटा इज एंगल मेड बाय वेक्टर with x axis जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री में बनाया था बताया था उसी तरह से, मेजर्ड फ्रॉम एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मेजर्ड फ्रॉम एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यदि क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव तुम्हें लेना पड़ेगा। बोलो ये समझ में आ गया फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमने क्या फॉर्मूला निकाला कि एक वेक्टर जो है जिसका कि मैग्नीट्यूड आर हो और एक्स एक्सिस के साथ वो थीटा एंगल बना रहा है, तो फॉर्मूला हमने क्या निकाला कि एक्स कंपोनेंट होगा उसका आर कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट होगा आर साइन थीटा। तो आर एंड थीटा गिवन हो, देखो आर एंड थीटा गिवन हो तो तुम एक्स कंपोनेंट हो जाएगा आर कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट हो जाएगा आर साइन थीटा। अब इसका अपोजिट, यदि तुम्हें कंपोनेंट गिवन है मतलब आर एक्स एंड आर वाई गिवन है, तो तुम आर एंड थीटा भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? देखो इसी फॉर्मूला से, इन ट्रायंगल पी एन ओ में लगा दो एक बार। इन ट्रायंगल पी एन ओ इसमें देखो पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ओपी स्क्वायर इजकल टू ओ एन स्क्वायर प्लस एन पी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो मुझे आर का फॉर्मूला मिलता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ओपी स्क्वायर इजकल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। ओपी स्क्वायर इजकल टू ओ एन स्क्वायर प्लस एन पी स्क्वायर। ओपी हो गया आर, ये है आर एक्स और ये है आर वाई। यहां से देखो आर का फॉर्मूला मिल गया। और इसी ट्रायंगल में देखो tan थीटा लगाओगे, इसी ट्रायंगल में देखो tan थीटा लगाओगे तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर हो गया एनपी, बेस हो गया ओ एन। एनपी डिवाइड बाय ओ। तो मैंने यहाँ पे क्या फॉर्मूले बताया, देखो अभी जो मैंने बताया कि आर एक्स एंड आर वाई गिवन हो, आर एक्स एंड आर वाई, तो तुम्हें आर मिल जाएगा थीटा मिल जाएगा। आर एक्स आर वाई क्या है? एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। तो तुम्हें आर मिल जाएगा, आर का मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और थीटा मिल जाएगा। थीटा क्या है? एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वेक्टर। और उसके पहले मैंने यहाँ पे क्या बताया था कि आर एंड थीटा गिवन हो, यहाँ पे देखो आर एंड थीटा गिवन हो तो आर एक्स का फॉर्मूला आर कॉस थीटा, आर वाई का फॉर्मूला आर साइन थीटा। तो हमारे फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया, हम इसके प्रॉब्लम करेंगे।
find x and y component of following vector. तुम्हें निकालना है इस वेक्टर r का x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट। तो तुम्हें r का वैल्यू मैंने थीटा दोनों दे रखा है, फॉर्मूला अप्लाई कर दो। r का वैल्यू तुम्हारे पास 10 है, x एक्सिस के साथ एंगल है 30 डिग्री। तुम्हें x कंपोनेंट y कंपोनेंट निकालना है। तो x कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या है, r cos थीटा, एंड y कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या है, r sin थीटा। हाँ, फॉर्मूला में पुट कर देना बस। r का वैल्यू 10 है, cos 30 डिग्री क्या होता है, √3/2। ये बन गया 5√3, और ये हो गया 10, sin 30 होता है हाफ, ये हो गया 5। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आगे देखो। यहाँ पे निकालो x एंड y कंपोनेंट। यहाँ पे देखो r का वैल्यू यहाँ भी 10 है, लेकिन थीटा का वैल्यू यहाँ पे बताओ क्या होगा। थीटा हमें लेना होता है x एक्सिस के साथ क्या आएगा, तो x एक्सिस के साथ एंगल क्या होगा, 90 माइनस 30, 60 डिग्री। तो x कंपोनेंट का फॉर्मूला लगा दो, r cos थीटा, y कंपोनेंट r sin थीटा।
आर का वैल्यू 10 कॉस 61/2, ये हो गया 5। यहाँ पे साइन 60√3/, ये हो गया 5√3। नेक्स्ट सी। इसमें बताओ एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट क्या। आर का वैल्यू है 10, थीटा का वैल्यू क्या होगा। थीटा हमें एक्स एक्सेस से लेना होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो थीटा का वैल्यू इसमें हो जाएगा, हाँ 90 + 30 हो जाएगा। अब अप्लाई करो फॉर्मूला एक्स कंपोनेंट। अब ट्रिग्नोमेट्री में जो मैंने पढ़ाया था उसका यूज यहाँ पे होगा तुम्हारा कि 90 + थीटा है तो किस तरह से वैल्यू निकालेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो सब हमने पढ़ाए थे इसलिए पढ़ाए थे कि उसका हम यहाँ पे यूज कर सकें। R = 10 cos 90 + 30। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है और 90 है तो चेंज कर जाएगा साइन 30। ये वैल्यू निकालोगे तो -5। और y कंपोनेंट r sin थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही रहता है और 90 है तो चेंज कर जाएगा कॉस में, ये हो जाएगा 5। ठीक है, क्लियर। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो हमने वैल्यू निकालना सीखा था इसलिए सीखा था कि यहाँ पे हम इसका यूज कर सकें। एक और प्रॉब्लम करूँगी। इसमें निकालो एक्स कंपोनेंट वाई। तो ये प्रॉब्लम करना था हमें। इसमें तुम्हें फाइंड करना है एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट, क्वेश्चन नंबर डी में। -5√3 और ठीक है।
देखो यहाँ पे आर का वैल्यू तो 10 ही है, जो एंगल की वैल्यू है, एंगल हम लेते हैं एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये होगा 180 प्लस 30 होगा। अब फॉर्मूला अप्लाई करो, अब फॉर्मूला अप्लाई करो, तो आर एक्स का फॉर्मूला है आर कॉस थीटा, आर इजकल टू 10 कॉस 180 प्लस 30, 180 प्लस 30 थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है और 180 पे चेंज नहीं होता, तो कॉस ही रहेगा कॉस थीटा। इसे कैलकुलेट करोगे तो -5√3 बन जाएगा। और y कंपोनेंट क्या होगा, r साइन थीटा, 10 साइन 180 प्लस 30, साइन 180 प्लस 30 थर्ड कोऑर्डिनेट में साइन नेगेटिव होता है और 180 है तो चेंज नहीं करेगा, तो साइन 30 ही रहेगा। इसे सॉल्व करोगे तो -5 हो जाएगा। एक और बताता हूँ इसी में, क्लियर है ना सभी के लिए, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, बस एंगल हमें निकालना होगा, एंगल हमें देखना होगा, एक्स एक्सिस से लेना होगा और उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी साइन कॉस की। ये आर वेक्टर वैल्यू 10 एंगल 30, इस केस में निकालो एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। तुम्हें फाइंड करना है एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, तो आर का वैल्यू लिखो, थीटा का वैल्यू लिखो, फॉर्मूला अप्लाई करो। तो इसमें भी देखो आर का वैल्यू तो 10 ही है, थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो थीटा दो तरीके से ले सकते हो, यदि तुम एंटी क्लॉकवाइज लोगे तो इसका वैल्यू 360 माइनस 30, इसका मतलब 330 होगा, या फिर तुम क्लॉकवाइज भी ले सकते हो लेकिन इस केस में माइनस लगाना पड़ेगा, या फिर -30। आंसर दोनों तरीका से सेम ही आएगा, मैंने ट्रिग्नोमेट्री में बता रखा वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज लोगे तो 360 माइनस 30 लिखोगे पॉजिटिव में, और एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज लोगे तो ये ज़्यादा इजी है, 30 है डायरेक्ट, लेकिन तुम्हें माइनस लगाना पड़ेगा। तो एक्स कंपोनेंट का फॉर्मूला होता है आर कॉस थीटा, तो आर का वैल्यू 10 कॉस, यदि मैं माइनस वाला यूज करूं तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव ही रहता है, ये कॉस 30 डिग्री हो गया, तो ये हो जाएगा 5√3। और y कंपोनेंट के लिए r साइन -30, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो ये -sin30 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -5। बोलो क्लियर है।
तो देखो ये जो हमने कंपोनेंट निकाला इसमें हमें क्या हमने फॉर्मूला बताया था, एक्स कंपोनेंट आर कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट आर साइन थीटा। थीटा का वैल्यू निकालते हैं और उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखोगे जब हमने प्रॉब्लम बनाया तो थीटा का वैल्यू कभी 90 से ग्रेटर सेकेंड क्वाड्रेंट में आया, कभी थर्ड क्वाड्रेंट में, कभी फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो वैल्यू निकाला हमने, उसमें पुट कर दिया। अब मैं यहाँ पे एक दूसरा मेथड तुम्हें बता रहा हूँ जिसका तुम्हें यूज करके प्रॉब्लम बनाना है। इस सेकेंड मेथड में तुम्हारा एंगल का वैल्यू 90 से ग्रेटर होगा ही नहीं, तो जो एंगल निकालने का चक्कर है वही खत्म हो जाएगा। तो दूसरे मेथड में देखोगे कि एंगल का वैल्यू 90 से ग्रेटर ही नहीं आएगा। वो क्या मेथड है देखो, सेकेंड, ये एक्स ऑन और ये तुम्हारा एक वेक्टर, ये वेक्टर आर है और ये एंगल है थीटा। इसका हमें निकालना है एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट। तो अभी जो हमारा पुराना मेथड था उसमें हम क्या करते थे, एक्स एक्सिस के साथ एंगल लेते थे। यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ एंगल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 प्लस थीटा हो जाएगा। लेकिन हमारे इस सेकेंड मेथड में, ये सेकेंड मेथड कहता है कि वेक्टर जिस एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है ना, यहाँ पे वेक्टर वाई के साथ बना रहा है थीटा, तो उस डायरेक्शन में कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा कंपोनेंट आर कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर साइन थीटा होगा। जो अभी इसके पहले मैंने बताया था फॉर्मूला, उसमें मैंने बताया था कि एंगल एक्स एक्सिस से लेना होता है और एक्स कंपोनेंट होगा आर कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट होगा आर साइन थीटा। एक्स कंपोनेंट आर कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट आर साइन थीटा। ये जो सेकेंड मेथड है, ये मेथड कहता है कि वेक्टर जिस एक्सिस के साथ थीटा बनाए, चाहे वो एक्स हो, वाई हो, जेड हो, ए हो, बी हो, सी हो, उस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा आर कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर सेम क्वाड्रेंट में आर साइन थीटा होगा। उसके बाद एक स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप उसके बाद कहता है कि जो तुमने कंपोनेंट निकाला, देखो तुमने एक्स और वाई के डायरेक्शन में निकाला या अपोजिट निकाल लिया। तो यहाँ पे देखो जो आर कॉस थीटा है ये तो देखो वाई के डायरेक्शन में है, लेकिन जो आर साइन थीटा है एक्स डायरेक्शन में नहीं है, एक्स के अपोजिट है। तो कह रहा है कि इसको जो अपोजिट है उसको माइनस लगा के सीधा कर दो, तो एक्स डायरेक्शन में हो जाएगा आर माइनस आर साइन थीटा। तो कहने का मतलब एक्स कंपोनेंट हमारा हो जाएगा माइनस आर साइन थीटा इस प्रॉब्लम में, और थीटा का वैल्यू वही लेंगे जो ऊपर दिया हुआ है, और वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा। आया मेथड ये समझ में? तो ये मेथड कहता है कि वेक्टर जिस एक्सिस के साथ थीटा बना रहा है उस एक्सिस के डायरेक्शन में कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना है और उसके परपेंडिकुलर साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद तुम्हें देखना है कि जो तुमने कंपोनेंट निकाला वो एक्स या वाई के डायरेक्शन में है या उसके अपोजिट तो नहीं आ गया। यदि एक्स या वाई के डायरेक्शन में है तब तो कोई दिक्कत नहीं, यदि अपोजिट आ गया तो माइनस लगा के सीधा कर देना है। ठीक है, क्लियर? तो देखो इसको मैं यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा देता हूँ। Resolve the given vector in the given quadrant using। अब तुम लोग को हिंदी पढ़नी आती है? हिंदी आता है पढ़ने? तो इसको मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, जिसके साथ थीटा
ये तुम्हें याद रखना है, उसके साथ कॉस थीटा एंड उसके परपेंडिकुलर साइन एंड देन rotate them if required by using negative sign। तो यहाँ पे मैंने ये तुम्हें क्या याद रखना है कि वेक्टर जिसके साथ थीटा बनाएगा उसके साथ कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना है और उसके परपेंडिकुलर साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद तुम देखोगे जो तुमने दो कंपोनेंट निकाले वो एक्स या वाई के डायरेक्शन में ही है या उसके उल्टे तो नहीं आ गए। जो उल्टा आ गया उसमें माइनस लगा के सीधा कर देना है और जो सेम डायरेक्शन में उसे कुछ नहीं करना। तो इस मेथड से बनाओगे तो थीटा का वैल्यू कभी भी 90 से ग्रेटर आएगा नहीं, तो तुम्हें प्रॉब्लम बनाने में काफी कम टाइम लगेगा। बोलो क्लियर है सभी के लिए? अब देखो हम सेम जो अभी हम ऊपर प्रॉब्लम कर रहे थे अब इस मेथड से करेंगे। Find x and y component of following। प्रॉब्लम हम वही लेंगे कुछ जो पहले लिया था, लेकिन मेथड हमारा वो होगा जो अभी हमने सीखा। ये प्रॉब्लम हमने वो ऊपर भी किया है। तो जो फर्स्ट मेथड था उसमें क्या करते थे हम एक्स एक्सिस के साथ एंगल लेते थे तो 60 हो जाता। तो एक्स कंपोनेंट हो जाएगा आर कॉस 60, वाई कंपोनेंट हो जाएगा आर साइन 60। लेकिन हमारे इस मेथड में क्या करता है कि वेक्टर जिस एक्सिस के साथ बना रहा है एंगल, यहाँ वाई के साथ बना रहा है एंगल 30, तो वाई के डायरेक्शन में लिख दो 10 कॉस 30 और सेम क्वाड्रेंट में उसके परपेंडिकुलर लिख दो 10 साइन 30। तो इसकी वैल्यू हो गई तुम्हारा 5 और ये हो गया देखो 5√3। तो देखोगे ऊपर भी हमने ये प्रॉब्लम कर रखा है और यही आंसर आया था। तो आर एक्स हो गया 5, आर वाई क्या हो गया 5√3। क्लियर है? इसमें एंगल चेंज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। नेक्स्ट देखो, तो इसमें ये 10 ये 30, तो जिसके साथ एंगल बना रहा है उधर कॉस करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 कॉस 30 और इधर क्या हो जाएगा 10 साइन 30। ये वैल्यू हो गया 5 और ये हो गया 5√3। अब जो 5√3 है वो तो y के डायरेक्शन में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो है उल्टा है x डायरेक्शन में ही है, तो इसको इधर ले जाओ और ये बन जाएगा -5। तो तुम्हारा आंसर क्या आ गया x कंपोनेंट -5, y कंपोनेंट 5√3।
क्लियर है सभी के लिए? नेक्स्ट सी। अब ये तुम बनाओगे। बताओ इसका आंसर क्या होगा। आर एक्स क्या होगा, आर वाई क्या होगा। तो मैंने बताया कि जिस एक्सिस के साथ एंगल गिवन है उस एक्सिस के डायरेक्शन में कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करना है, चाहे वो एक्स हो वाई हो कुछ भी हो, और उसके परपेंडिकुलर साइन थीटा से। मैं आगे प्रॉब्लम लिख देता हूं। बताओ इसका सी का आंसर आया किसी का? मैं आंसर लिख दूं, चेक कर लो। सी में आंसर आएगा ये -5√3 और ये होगा 5। बोलो आया सभी का? नहीं आ रहा है तो मैं बता देता हूँ। आ गया सभी का? देखो 10 है, ये 30 है, तो जिधर जिसके साथ एंगल है उधर कॉस मल्टीप्लाई करना है। इधर हो जाएगा 10 cos 30 और इधर हो जाएगा 10 sin 30। इसका वैल्यू हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5√3। उसके बाद देखोगे ये एक्स के डायरेक्शन में नहीं है तो माइनस लगा के इसको एक्स के डायरेक्शन में कर दो। क्लियर? अब डी बनाओ, ई बनाओ। पहले डी बना लो। आर एक्स कौन बताएगा मुझे इसका आंसर? अच्छिता तुम बताओ, हो क्लास में होने तो चाहिए। बताओ एक्स कंपोनेंट क्या है, वाई कंपोनेंट क्या है?
कौन बताएगा, बताओ डी का आंसर। संचित, आर एक्स का वैल्यू बताओ, आर वाई का वैल्यू बताओ। बनाया किसी ने? ठीक है, किसने बताया, क्या नाम है तुम्हारा? देखो ये 10 है, ये 30 डिग्री, तो जिसके साथ 30 डिग्री उधर कॉस लगा देंगे ना, इधर हो जाएगा 10 cos 30 डिग्री और इधर हो जाएगा 10 sin 30 डिग्री। 10 cos 30 क्या हो जाएगा, 5√3 और ये हो जाएगा 5। यहाँ पे देखो जो 5√3 है वो x के अपोजिट है ना, इसमें भी माइनस लग जाएगा, तो x कंपोनेंट हो जाएगा -5√3 और जो 5 निकाला ये भी y के अपोजिट है, तो y कंपोनेंट हो जाएगा -5। x कंपोनेंट हो गया -5√3, y कंपोनेंट हो गया माइनस। क्लियर टू एवरीवन? संचित, अच्छी तरह समझ में आया तुम्हें? हाँ तो बताना चाहिए था ना आंसर। चलो लास्ट करो। बड़ा सिंपल सा रूल, जिधर जिसके साथ एंगल गिवन है उधर कॉस मल्टीप्लाई करना है, उसके परपेंडिकुलर साइन मल्टीप्लाई करना है। चलो इसका बना के मुझे आंसर बताओ। आर एक्स आर वाई, नहीं, एक्स कंपोनेंट इसमें पॉजिटिव आएगा, ये मैं हिंट दे रहा हूँ, और वाई कंपोनेंट नेगेटिव होगा। एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव रहेगा, वाई कंपोनेंट नेगेटिव होगा। एक्स कंपोनेंट होगा 5 और वाई कंपोनेंट होगा माइनस। इसमें 10 और 30, तो इधर हो जाएगा 10 cos 30 होगा ना इधर, और और इधर, हाँ और इधर हो जाएगा 10 sin 30। अब यहाँ देखो जो 5 है वो तो एक्स के ही डायरेक्शन में है, तो उसमें माइनस क्यों लगाए? हम चेंज किसको करेंगे, उल्टा किसे करेंगे, इसे, ये वाई के अपोजिट आ गया। तो ये मेथड जो सेकेंड मेथड देखो, इसमें एंगल कभी 90 से ग्रेटर ग्रेटर आएगा ही नहीं। और फर्स्ट वाले मेथड में यदि तुम्हें प्रॉब्लम बनाने में, एग्जांपल बता रहा हूँ, एक प्रैक्टिस करने के बाद करोगे तो 30 सेकंड लगेगा, तो जो फर्स्ट ये जो सेकंड मेथड है इसमें 5 सेकंड से 10 सेकंड में बन जाएगा। तो सेकंड मेथड क्या मैंने बताया कि जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस थीटा, उसके परपेंडिकुलर साइन थीटा, बस ये ध्यान रखना है। और जो तुमने कंपोनेंट निकाला वो एक्स के डायरेक्शन में है तो ठीक, वाई के डायरेक्शन में है ठीक, यदि उसके उल्टा निकल गया तो माइनस लगा के सीधा कर देना है बस। बोलो क्लियर है सभी के लिए?